Okay, in the last lecture, we had learned some part of this chapter, historiography development in the West, and in that part, we had learned about the modern historiography. That means the characteristic of the modern historiography, then development of scientific perspective in Europe and historiography. Then we had learned about some notable scholars, that means Rene Descartes and Voltaire. Now today we are going to learn about the George William Friedrich Hegel, who is also the notable scholar for historiography. Then ready for it. George William Friedrich Hegel. The time duration of this notable scholar is 1770 to 1831. Okay. Then now listen carefully. What is the information about the George William Friedrich Hegel is there? Hegel was a German philosopher. Hegel ये German philosopher थे. He insisted that historical reality should be presented in a logical manner. तो जो भी हिस्टोरिकल रियलिटी है वो किस तरह से प्रेजेंट करनी चाहिए? लॉजिकल मैनर से उसे प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसा कहना हेगल का था. To him, the timeline of historical events was indicative of progress. तो ये जो हिस्टोरिकल जो भी इवेंट्स है उनकी जो प्रोग्रेस है, उनकी जो टाइमलाइन है, वो एक इंडिकेशन है प्रोग्रेस की, दैट मीन्स डेवलपमेंट की. तो हिस्ट्री से हम जान सकते हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजी वहाँ पे थी, किस तरह की डेवलपमेंट हिस्ट्री के अंदर थी और आज किस तरह की डेवलपमेंट है, ये कंपेयर हम कर सकते हैं. He also thought that the presentation of history is bound to change over the time as a new as a new evidence would come forth. Wait a minute. तो यहाँ पे एक बात बताई गई है कि उनका कहना ये था कि टाइम टू टाइम चेंज होने वाले जो एविडेंस है उसे देखना चाहिए. हिस्टोरियोग्राफी यानी हिस्ट्री लिखने के लिए जो भी सारे एविडेंस हमें मिलते हैं, जो भी सारे प्रूफ्स मिलते हैं, जो भी सारे सोर्सेस मिलते हैं, टाइम टू टाइम न्यू एविडेंस वहाँ पे बनते जाते हैं, जिनकी वजह से नई जानकारी हिस्ट्री की हमें वहाँ पे मिलती है. विथ हेगल्स फिलोसॉफी मेनी स्कॉलर्स वेयर convinced that historical method were not of lesser quality though they differed from scientific method. तो अब बहुत से सारे कॉलर्स ने ये बात वहां पे बताई हेगल के साथ साथ कि हिस्ट्री की जो मेथड है वो साइंटिफिक मेथड से अलग है, लेकिन फिर भी जो हिस्टोरिकल मेथड है वो साइंटिफिक मेथड से कम नहीं है. साइंटिफिक मेथड मैंने आपको बताया था. जो साइंटिफिक मेथड क्या है कि सिस्टमेटिक स्टडी करके किसी भी चीज को प्रूव करना, ये साइंटिफिक मेथड वहाँ पे है जो हिस्ट्री के अंदर नहीं चल सकती. लेकिन जो भी सारे एविडेंस वहाँ पे मिलते हैं उन्हें मतलब ऑथराइज करके उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करके और फिर अगर हिस्ट्री लिखी जाती है तो वो बेहतर हिस्ट्री है, ऐसा उनका कहना था. द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर एंड आर्टिकल्स इज पब्लिश इन द बुक एंटाइटल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिकल सोर्सेस. तो उन्होंने अपने जो भी सारे लेक्चर्स और अपने जो भी सारे आर्टिकल्स थे वो एक बुक में वहां पे पब्लिश किए, जिस बुक का नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस. हिज बुक रीजन ऑफ हिस्ट्री इज वेल नोन. तो उनकी एक बुक थी रीजन ऑफ हिस्ट्री, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर यानी वेल नोन ऐसी बुक उनकी थी. नेक्स्ट हम वहां पे देख रहे हैं इट इज गुड टू नो दिस. तो ये जानना अच्छी बात है. तो क्या है, चलो देखो. अकॉर्डिंग टू हेगल ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपन इन टर्म ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट्स. तो कौन से भी जो दो इवेंट्स है उन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए उन दोनों के बीच में किस तरह की अपोजिट थिंग है उसे जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट. तो ह्यूमन माइंड जो है वो उस इवेंट का जो ट्रू नेचर है उसे जान नहीं सकता विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट्स. तो उसके अपोजिट में क्या है वो भी हमें समझना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स, गुड बैड एक्सेट्रा. तो उसके एग्जाम्पल लेते हुए हम क्या ले सकते हैं कि ट्रू फॉल्स सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, इस तरह के एग्जाम्पल लेकर के किसी भी एक इवेंट को जान लेना जरूरी है.
इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स वन नीड टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स, सिमिलरली गुड एंड बैड। तो किसी भी चीज की नेचर को जानने से पहले वो ट्रू है, उस चीज का नेचर वो ट्रू है, इसे समझने से पहले वो सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन अपोजिट्स इज नोन एज डायलेक्टिक्स। तो ये अपोजिशन को बेस करके किसी भी चीज को जानना, किसी पास्ट इवेंट को जानना, इस मेथड को कहा जाता है डायलेक्टिक्स। इस मेथड को कहा जाता है डायलेक्टिक्स। इन दिस मेथड द theory is proposed at the beginning which is called thesis and another theory is proposed which is contrary to the thesis। तो इस तरह से किसी भी चीज को जानना है ना, तो उसे थीसिस वहां पे कहा गया है, और कॉन्ट्ररी मतलब उसके अपोजिट में कोई थ्योरी बनाना, उसे एंटी थीसिस वहां पे कहा जाता है। थीसिस क्या है? किसी भी चीज को जान लेना, उसे थीसिस वहां पे कहा गया, और उसके अपोजिट में सोचकर उसे कंपेयर करना, वो हो गया एंटीथीसिस। अभी देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इसे समझने के लिए, डायलेक्टिक्स क्या है और थीसिस एंटीथीसिस वहां पे क्या होता है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम इस तरह से ले सकते हैं कि द ब्रिटिश पीपल केम इन इंडिया एंड रूल्ड ऑन इंडिया। वी नो दैट वेरी वेल, इट इज अ हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हमने ये जान लिया है कि जो ब्रिटिश पीपल है वो इंडिया के अंदर आए और उन्होंने रूल किया। ओके, तो ये हो गया थीसिस। तो ये एक आइडिया हो गई थीसिस। देन व्हेन वी एनालाइज दैट, व्हेन वी सिंथेसिस दैट it is true or false, it is good or bad, then when we think about true or false, then this thing is true कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए थे, ये ट्रू है। ओके, ये किसी भी तरह से फॉल्स नहीं है। लेकिन गुड और बैड के बारे में अगर हम सोचते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो जनरली हम क्या कहते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए तो दे लूटेड द इंडिया ना, दे मेड टू मच इनजस्ट ऑन इंडियन पीपल। ये हमें पता है कि उन्होंने इनजस्ट किया, इंडिया को बहुत ज्यादा लूटा उन्होंने, ये सारी चीजें हमें पता है, तो ये बुरा हुआ, इट वॉज बैड। लेकिन उसके अपोजिट में जब हम सोचते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए तो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा मतलब कुछ डेवलपमेंट भी वहां पे हुई। किस तरह की डेवलपमेंट हुई? नए नए रास्ते है ना, ट्रैवलिंग सिस्टम वहां पे बन गए। उसके साथ साथ टेलीग्राफ सिस्टम यानी कम्युनिकेशन सिस्टम उन्होंने बनाई। उसके साथ साथ कुछ अपने ऑफिशियल बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई, तो कुछ आर्किटेक्चर्स वहां पे बन गए, कुछ न्यू रूल्स उन्होंने लाए, है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने इंडिया के अंदर लाए और इंडिया को वो बेनिफिशियल रहे। तो हमने अपोजिट में सोचा कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए तो कुछ अच्छा भी हुआ, ये हमने अपोजिट में सोचा, तो ये हो गया एंटीथीसिस, है ना, ये हो गया एंटीथीसिस। तो थीसिस बनाना, एंटीथीसिस बनाना, उसे डायलेक्टिक्स वहां पे कहा गया, मतलब अपोजिट मैनर में सोचना, है ना, ट्रू और फॉल्स, गुड और बैड दोनों बारे में सोचना, ये हो गया डायलेक्टिक्स। तो डायलेक्टिक्स, थीसिस, एंटीथीसिस, ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। आफ्टर thorough logical discussion of the both, a new thesis is proposed which includes the gist of both the thesis and the antithesis. This process of arriving at the new thesis is called antithesis। तो अभी मैंने आपको थीसिस और एंटीथीसिस के बारे में बताया। थीसिस क्या बताया, किसी भी एक इवेंट, कोई भी एक इवेंट जो है वो किस तरह से हुई, ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए, है ना, और क्या क्या हुआ, ये थीसिस बना। लेकिन उसके अपोजिट में अगर हम सोचते हैं तो वो एंटीथीसिस वहां पे बन गई। आने के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, ये एंटीथीसिस हुई। अब इन दोनों को, थीसिस को और एंटीथीसिस को अच्छी तरह से स्टडी करके, इन दोनों को अच्छी तरह से स्टडी करके कुछ ना कुछ एक राइटिंग पीस वहां पे बनाना, एक लिटरेचर वहां पे बनाना या एक हिस्ट्री वहां पे लिखना, उसे सिंथेसिस वहां पे कहा गया, है ना। डीप स्टडी करके कोई ना कोई राइटिंग वहां पे की गई, यहाँ पे थीसिस और एंटीथीसिस को, तो उसे सिंथेसिस वहां पे कहा गया। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। डायलेक्टिक्स क्या है
और उसके बाद थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस क्या है ना। तो जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ये पूछा गया है और इसमें उसका आंसर आपको मिलेगा, थीसिस, एंटीथीसिस और डायलेक्टिक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज लियोपोल्ड वॉन रैंके। ओके, द न्यू स्कॉलर इज देयर, notable scholar for historiography, Leopold von Ranke. The time duration of this scholar is 1795 to 1886. 1795 to 1886. Historiography of 19th century was greatly influenced by the thought of Leopold von Ranke of Berlin University. तो बर्लिन यूनिवर्सिटी के जो लियोपोल्ड वॉन रैंकी जो थे, उनके जो राइटिंग थी, उनके थॉट जो थे, है ना, उनके थॉट से बहुत से सारे लोग मतलब प्रभावित हुए थे, है ना, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड वहां पे हुए थे। देन ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। वो किस बारे में बोलते थे? क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च की क्रिटिकल मेथड के बारे में। क्रिटिकल मेथड मतलब डीप स्टडी करके बनाई गई जो हिस्ट्री है, वो क्रिटिकल मेथड, डीप स्टडी करके। दैट मीन्स डीप स्टडी किस तरह की, जो भी गलत चीजें हैं वो ढूंढ के उन्हें बाहर करना, है ना। टू फाइंड द फॉल्ट्स, क्रिटिकल दैट मीन्स टू फाइंड द फॉल्ट्स, वहां पे फॉल्ट को फाइंड करना, ये मेथड, और उस फॉल्ट्स को, वो गलतियां जो है वो हिस्ट्री से निकाल देना। तो ये रिसर्च उन्होंने बताई। He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original documents। तो वो एम्फोसाइज करते थे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही इंफॉर्मेशन वहां पे ली जाए, है ना। जो भी हिस्ट्री के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, मतलब जो भी कुछ हिस्ट्री के न्यूज़पेपर होंगे उस वक्त के, या जो भी कुछ गवर्नमेंटल ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ ट्रीटीज होंगी, वो ओरिजिनल होने चाहिए और उनसे ही मिली हुई जो इंफॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट होती है। Then he also stated that all types of documents associated with a historical event need to be examined। तो सभी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें एग्जामाइन करना जरूरी है। जो हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन देने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें एग्जामाइन करना चाहिए विद ग्रेटेस्ट केयर। एग्जामाइन किस तरह से करना है? तो अच्छी तरह से उसे एग्जामाइन करना है, ग्रेट केयर से उसे एग्जामाइन करना है। He believed that with this method it was possible to reach the historical truth। और इसी मेथड से हिस्टोरिकल ट्रूथ तक हम पहुंच सकते हैं, ऐसा वहां पे लियोपोल्ड वैन रैंकी का कहना था। He criticized imaginative narration of हिस्ट्री। अब इमेजिनेटिव जो नैरेशन बताया जाता है हिस्ट्री का जो इमेजिनेटिव नैरेशन है उसे क्रिटिसाइज करते हैं, रैंकी उसे क्रिटिसाइज करते, उसकी आलोचना करते कि ये बात गलत है, इमेजिनेटिव राइटिंग वहाँ पे होनी नहीं चाहिए, है ना। किसी भी तरह की इमेजिनेशन अगर हिस्ट्री के अंदर डाली जाए तो मतलब जो फॉल्स मैसेजेस है, रॉन्ग मैसेजेस है, वो नेक्स्ट जनरेशन तक वहाँ पे जाते हैं। कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल इज पब्लिश इन 2 बुक्स। उनके जो भी सारे आर्टिकल्स हैं वो दो बुक्स में वहां पे पब्लिश किए गए और उनके नाम थे द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, और उसके साथ साथ दूसरी बुक थी द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये पूरा का पूरा आंसर आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 के 4 का। ओके, द नेक्स्ट स्कॉलर इज देयर कार्ल मार्क्स 1818 to 1883। This is the time duration of Karl Marx। In the later half of 19th century, a new school of thoughts arose, keeping a view the new thesis formulated by Karl Marx। तो जो 19th सेंचुरी का हाफ पार्ट था, 19th सेंचुरी के हाफ पार्ट के बाद एक नई विचारधारा, एक नया स्कूल वहां पे स्टार्ट हुआ। कौन सी विचारधारा, कौन सी थिंकिंग वहां पे स्टार्ट हुई? तो कार्ल मार्क्स की थिंकिंग वहां पे स्टार्ट हुई। मतलब कार्ल मार्क्स ने जो भी सारी थीसिस फॉर्मुलेट की थी वो अब पूरी दुनिया में मतलब जानी मानी हो गई। Then, according to the Karl Marx, history was not about abstract idea। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, है ना।
जो मतलब जिसे हम कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी और टच सच टाइप ऑफ थिंग। ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है हिस्ट्री। इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। वो हिस्ट्री क्या है? तो लिविंग पीपल के बारे में जो भी जानकारी है वो हिस्ट्री है। Human relationship are shaped by the fundamental needs of people and the ownership as well as nature of prevalent means of production to meet those needs। अब वो क्या बताते हैं, कार्ल मार्क्स क्या बताते हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स। जो भी फंडामेंटल नीड्स है उनसे जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो शेप होती है, वो बनती है। ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे बनती है? फंडामेंटल नीड्स है। और आप जानते हो फंडामेंटल नीड्स कौन से हैं, है ना? फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। तो ये पीपल की फंडामेंटल नीड से बनने वाली रिलेशनशिप। एंड द ऑनरशिप एज वेल एज, वो ऑनरशिप भी वहाँ पे होनी चाहिए, एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना? तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी सारे ह्यूमन बींग्स जो भी सारे प्रोडक्शन वहाँ पे करते हैं, फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन वहाँ पे किए जाते हैं, उनके जो भी सारे मीन्स है उनका नेचर भी वहाँ पे देखा जाता है। और ये सारी चीज़ें बनाती है हिस्ट्री को। देन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ these means of different strata of the society may not be equal। अब जो भी एक्सेसिबिलिटी है, जो भी सारी चीज़ें हमने पा ली है, जो भी सारे प्रोडक्शन बना लिए हैं, वो सोसाइटी में इक्वल नहीं है। तो वो हर एक चीज़ जो है वो सोसाइटी में अलग अलग ऐसी है। This inequality causes this inequality causes a division of society into classes। तो यही inequality क्या करती है? हमारे क्लासेस को डिवाइड करती है ना? हमारे क्लासेस के डिविजन्स वहाँ पे बनाते हैं, हमारे सोसाइटी के कुछ क्लासेस वहाँ पे बनाते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस तरह की चीज़ें होती है। लीडिंग टू द क्लास स्ट्रगल अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ह्यूमन हिस्ट्री कौन सी हिस्ट्री है? तो क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। अब ये क्लासेस कौन से हैं? जिस तरह से मैंने बताया कि हाई रैंक पीपल, मिडिल रैंक पीपल और लो रैंक वाले पीपल, है ना? तो ऐसे कुछ क्लासेस वहां पे बन गए, तो जिसकी मतलब हिस्ट्री है वो ह्यूमन हिस्ट्री है। एज अ क्लास दैट ओन्स द means of production economically exploit the rest of the classes। तो जो भी प्रोडक्शन वहां पे बनता है इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करता है। किसे एक्सप्लॉइट करता है? जो बचे हुए क्लासेस हैं उसे। मतलब जो भी महंगी चीजें हैं वो अपर क्लास पीपल वहां पे यूज करते हैं, है ना? और ज्यादा से ज्यादा टैक्स वगैरह जो है वो लोअर क्लास और जो रेस्ट ऑफ द क्लास पीपल है उनसे ज्यादा टैक्स लेकर वो सारे जो कमोडिटीज है, जो भी सारे प्रोडक्शन है वो बेचे जाते हैं। मतलब एक इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेशन लोअर क्लास पीपल का और द रेस्ट ऑफ क्लासेस के जो पीपल है उनका वहां पे होता है। दास कैपिटल treatise written by him is the most referred book all over the world। तो कार्ल मार्क्स इन्होंने अपनी बुक बनाई दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स इन्होंने बुक बनाई दास कैपिटल, वो पूरी दुनिया में वहाँ पे पॉपुलर ऐसी एक बुक वहाँ पे बन गई है। देन एनलिस स्कूल, द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज एनलिस स्कूल। एट द ऑनसेट ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के शुरू में, प्रारंभ में, ऑनसेट में, बिगिनिंग में, अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर एक नई स्कूल वहां पे अरोज हुई। देन विच इज नोन एज एनलेस स्कूल। फ्रांस के अंदर 20th सेंचुरी में जो नई स्कूल वहां पे बनी थी उसे एनलिस स्कूल वहां पे कहा जाता है। एनलिस स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। हिस्ट्री राइटिंग को एक नया रास्ता, एक नई दिशा देने वाली ये एनलिस स्कूल थी। इट वॉज रिकॉग्नाइज नाउ दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स। तो इससे ये जाना गया कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में नहीं होती, किंग्स के बारे में नहीं होती, ग्रेट लीडर्स एंड अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर,
बट ऑल्सो अबाउट क्लाइमेट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो बताई गई है, पॉलिटिकल इवेंट, किंग, ग्रेट लीडर्स, और उसके बाद पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी, यही सब हिस्ट्री नहीं है, उसके अलावा भी हिस्ट्री है। क्या क्या है? तो अबाउट द क्लाइमेट, क्लाइमेट के बारे में भी हिस्ट्री हो सकती है। लोकल पीपल के बारे में हिस्ट्री हो सकती है। एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, social divisions and their collective psychology। तो ये सारी चीजों के ऊपर भी वहां पे हिस्ट्री बन सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। देर इज नो बाउंड ऑफ हिस्ट्री, देर इज नो लिमिट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री इज एवरीथिंग, हिस्ट्री इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज हिस्ट्री। इस तरह का जनरली कहना इस एनली स्कूल में था। द एनली स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। जो भी सारे फ्रेंच हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ये एनली स्कूल को स्टार्ट किया था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर। अब ये एनली स्कूल का जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ना, वो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड जो है उसका पूरा आंसर ये है। देन फेमिनिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी, द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, फेमिनिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी। लिसन, फेमिनिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी मीन्स द restructuring of history, restructuring of history from the perspective of वुमेन्स। तो वुमेन्स के साथ जो न्यू हिस्ट्री वहां पे बनी उसे फेमिनिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी वहां पे कहा गया। मतलब हिस्ट्री के अंदर जो भी वुमेन थे, उन्होंने अपना कुछ कंट्रीब्यूशन वहां पे दिया था, उन्होंने भी कुछ नए नए वर्क वहां पे किए थे। तो हिस्ट्री के अंदर वुमेन की जो कंट्रीब्यूशन है, वुमेन्स के बारे में जो भी सारा बताया जाता है, वो फेमिनिस्ट हिस्ट्री है। The writing of Simone de Beauvoir helped in establishing the fundamentals of feminism। तो फेमिनिज्म के फंडामेंटल के बारे में एक राइटर है, वो बताते हैं उनकी राइटिंग में, सिमोन डे ब्यूअर। देन शी वॉज फ्रेंच। तो ये एक फ्रेंच ऐसे हिस्टोरियन थे। द फेमिनिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी emphasize not only the inclusion of women in history but also on the rethinking of the male dominated perspective of history। तो ये फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ये जो है वो सिर्फ जो वुमेन ने जो भी सारे वर्क किए हैं या वुमेन की जो हिस्ट्री है उसे एम्फोसाइज नहीं करता। तो वो बताता है कि जो डोमिनेशन चल रहा था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो थे, है ना, उसका एक पर्सपेक्टिव भी ये हिस्ट्री है, मतलब फेमिनिस्ट हिस्ट्री। इट ड्रो historical research to focus in depth on various aspects of women's life such as their employment, their role in trade union, then institutions working for their causes, their family life, etc। then यहाँ पे क्या क्या बताया गया है कि फीमेल्स के बारे में किस तरह की हिस्ट्री यहाँ पे है। तो इट ड्रॉज हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस द डेप्थ ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ, वुमेन्स लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर मतलब एम्फोसाइज करने वाली हिस्ट्री है। तो कौन से एस्पेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं? तो यहाँ पे बताया गया है कि देयर एम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स वुमेन एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन में वुमेन का रोल, इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर देयर कॉज, इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर देयर कॉज, उनके कॉज के लिए जो इंस्टीट्यूशनल वर्किंग है वो, उनके उसके बाद देयर फैमिली लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ किस तरह की है, ये सारी चीज़ें ये फेमिनिस्ट हिस्ट्री में आती है। इन शॉर्ट फेमिनिस्ट हिस्ट्री दैट मीन्स द हिस्ट्री ऑफ वुमेन और वट एवर द एस्पेक्ट ऑफ द वुमेन्स लाइफ आर देयर, ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द फेमिनिस्ट हिस्ट्री। तो फेमिनिस्ट हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का आंसर हो सकता है ये पैराग्राफ। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990 वुमेन वेयर पोर्ट्रेड एज अ इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। तो 1990 के बाद, ये हिस्टोरिकल राइटिंग के बाद जो वुमेन है उनका एक अलग ऐसा सोशल क्लास वहाँ पे बन गया। मतलब वुमेन ये भी सोसाइटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा पार्ट है। ये फेमिनिस्ट हिस्ट्री की वजह से लोगों को पता चला। देन द नेक्स्ट फिलोसोफर इज देयर माइकल फोकल्ट। ओके, then now listen carefully what is about the Michael Foucault is there. The French historian of 20th century Michael Foucault brought new
फोर्थ, न्यू कॉन्सेप्ट इन हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी में माइकल फोकट ने 20th सेंचुरी में एक नई जानकारी, एक नई कॉन्सेप्ट वहां पे लाई। ही इन हिज बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। यू शुड हैव टू रिमेंबर the books and the scholars are there, scholars and their books. Okay, make a pairs, write down the pairs in your notes. Archaeological Archaeology of knowledge, the book of Michael Foucault is there. Argue that the prevailing practice of arranging historical events in the chronological order is not right. तो पहले जो भी हिस्टोरिकल राइटिंग वहां पे हुई है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही नहीं है। He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempt to explain various ट्रांजिशन इन द पास्ट। तो आर्कियोलॉजिकल जो भी सारी चीजें हैं उनके हिसाब से हम अगर मतलब हिस्ट्री इवेंट्स एक के बाद एक वहां पे बताए जाते हैं तो ये वहां पे सही नहीं हो सकता। उसके अलावा अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशंस इन द पास्ट, तो पास्ट में जो भी सारे अलग अलग ऐसे ट्रांजिशन हुए उन्हें अटेम्प्ट करना, उन्हें समझना जरूरी है। Foucault felt that explaining the transitions in history is more important। तो हिस्ट्री के अंदर जो ट्रांजिशन हुआ, दैट मीन्स जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक के बाद एक, दैट मीन्स इफ वी think about the example of this thing, then we can say that if the one king is there and after that his son ascending the throne there, okay, मतलब एक किंग वहां पे जाता है, उसका बेटा दूसरा किंग वहां पे बनता है और उसके बाद दूसरा किंग वहां पे आता है। तो जिस तरह से ये इवेंट हुए वो जरूरी होते हैं, है ना, वो वहां पे जरूरी होते हैं, ऐसा कहना माइकल फोकल्ट का था। देन फोकल्ट फेल्ट दैट द एक्सप्लेनिंग the transition in the history is more important। He call his method the archaeology of knowledge। तो उनकी जो मेथड है उसे वो क्या कहते हैं, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज उसे कहते हैं। Foucault subjected the so far acknowledged area by historians such as psychological disorder। तो अपने अपनी हिस्ट्री में यानी फोकल जो है वो अपने एक्नॉलेज में बहुत से सारे एरिया को अपनी हिस्ट्री में लेते हैं। तो हिस्ट्री में उनके ख्याल से कौन सा एरिया, कौन सी चीजें आ सकती है, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये सारी चीजें भी हिस्ट्री में वहां पे आती है। देन साइंस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का जो साइंस है वो भी हिस्ट्री में आएगा। देन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रिजन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हिस्ट्री में आनी चाहिए। टू हिस्टोरिकल एनालिसिस, हिस्टोरिकल एनालिसिस करने के लिए ये सारी चीजें भी जरूरी है, इन्हें भी हिस्ट्री में लाना जरूरी है। तो ऐसा कहना माइकल फोकल्ट इनका था। Thus, the scope of historiography kept continuously expanding, writing of history of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama, film and television etc. come into practice। तो ऐसे सारी चीजें हिस्ट्री के अंदर आने के बाद भी यहाँ पे ये सारी चीजें जो बताई गई है वो भी हिस्ट्री का ही एक पार्ट है, या हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें भी आ रही है। ओके